हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट चल रहा है, जिसकी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स इन विलेज लाइक सोनपुर। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिया में विलेज पीपल या रूरल एरियाज में लोग जो हैं वो क्रेडिट या लोन का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो वह ऐसे कौन कौन से सोर्सेस से मनी का अरेंज करते हैं या लोन लेते हैं। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है सोनपुर का। तो हम देखेंगे कि सोनपुर में जो विलेजर्स हैं वह लोन का अरेंजमेंट किन सोर्सेस से करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है मनी लेंडर, सेकंड है एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स, थर्ड लैंड ओनर्स, फोर्थ है बैंक जिसे कमर्शियल बैंक भी कहते हैं, और लास्ट में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और सोनपुर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम है कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इन सभी सोर्स ऑफ क्रेडिट को हम डिफरेंट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स देख रखे हैं जिसमें हम देखेंगे कैसे विलेजर्स मनी का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है श्यामल का। Shamal tells us that every season he needs loan for cultivation on his 1.5 acres of land. Till a few years back, he would borrow money from village moneylenders at an interest rate of 5% per month. यहाँ पर श्यामल ने मनी लेंडर से लोन अरेंज किया। कितने परसेंट पर? 5% पर मंथ पर। और अगर आप एक महीने का लोन पर 5% देता है तो पूरे साल के 12 मंथ्स पर वह लोन देगा 60% का। तो यहाँ पर इट मीन्स एक साल का जो वह इंटरेस्ट रेट देता है वह हुआ 60%। For the last few years, Shamal has been borrowing from an agricultural traders in the village at an interest rate of 3% per month. It means 36% annual. At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm inputs on credit, which is to be repaid when the crops are ready for harvest. Beside the interest charged on the loan, the trader also makes the farmer promise to sell the crop to him. This way, the trader can ensure that the money is repaid promptly. Also, since the crop prices are low after the harvest, the trader is able to make a profit from buying the crop at low price from the farmers and then selling it later when the price has risen. इस तरीके से आपने श्यामल के केस में देखा कि श्यामल के पास 1.5 एकड़ ऑफ लैंड है और वह सोइंग के टाइम पर स्टार्टिंग में मनी लेंडर से लोन अरेंज करता था और मनी लेंडर उससे 5% पर मंथ या कह लीजिए 60% पर एनम या एवरी ईयर वह जो है उससे इंटरेस्ट लेता था। लेकिन बाद में श्यामल ने जो लोन अरेंज किया वह किया एग्रीकल्चर ट्रेडर से, क्योंकि एग्रीकल्चर ट्रेडर जो है उससे इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली कम ले रहा था। एग्रीकल्चर ट्रेडर जो है उससे 3% पर मंथ पर और पर एनम कहें तो 36 पर एनम पे जो है वह उसे लोन प्रोवाइड कर रहा था। इसके अलावा जो ट्रेडर जो है वह सीजन के टाइम पर उसे अदर फार्म इनपुट्स भी प्रोवाइड करता था। क्या होते हैं फार्म इनपुट्स? जैसे कि सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं या फिर पेस्टिसाइड्स हैं या कुछ मशीनरी जो है, इसके लिए ये सब भी वह फार्मर को प्रोवाइड करता था ट्रेडर। इस वजह से श्यामल ने ट्रेडर से जो है लोन लिया।
लेकिन ट्रेडर ने इन सबके अलावा फार्मर से एक प्रॉमिस लिया। वह प्रॉमिस ये था कि वह जो लोन दे रहा है उस लोन पर फार्मर से 3% इंटरेस्ट रेट भी लेगा, और साथ ही फार्मर को यह प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब वह अपनी क्रॉपिंग की हार्वेस्टिंग करेगा तो हार्वेस्टिंग के बाद जो कुछ भी प्रोड्यूस वो करेगा वह प्रोडक्शन जो है वो केवल ट्रेडर को ही बेचेगा। तो इस तरीके से ट्रेडर को यह भी श्योरिटी हो गई कि उसका लोन रीपे भी हो जाएगा, और ट्रेडर जो है लो रेट पर फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो खरीद लेगा और उसे मार्केट में हाई रेट पर जो है वो सेल कर देगा। तो ये होगा ट्रेडर का प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपने देखा कि श्यामल ने जो लोन या क्रेडिट का अरेंजमेंट किया वह किया मनी लेंडर से और ट्रेडर से। सेकेंड एग्जाम्पल है अरुण का। वी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। Arun has 7 acres of land. He is one of the few persons in Sonpur to receive bank loan for cultivation. The interest rate on the loan is 8.5% per annum and can be repaid any time in the next 3 years. Arun plans to repay the loan after the harvest by selling a part of the crop. He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt. The bank offers this facility to farmers who have taken crop loan from them. तो अब हम देखते हैं कि अरुण ने लोन का अरेंजमेंट कैसे किया। जैसा कि आपको इसमें बताया गया है कि अरुण एक खेत में लेबर्स की सुपरवाइजिंग का काम भी करता है, लेकिन अरुण के पास 7 एकड़ ऑफ लैंड है और अरुण अपनी इस लैंड पर पोटैटोज का प्रोडक्शन करता है, और इस प्रोडक्शन के लिए उसने लोन लिया कहाँ से? बैंक से। बैंक ने उसे लोन दिया 8.5% पर एनम, मतलब पर मंथ नहीं, पर एनम, मतलब पूरे साल के लिए उसको जो 8.5% पर उसे लोन दिया गया। और अरुण जो है इस लोन को 3 इयर्स तक कभी भी जो है रीपे कर सकता है। तो अरुण ने यह डिसाइड करा कि वह जो पोटैटो की क्रॉपिंग करेगा उसमें से हाफ प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में सेल कर देगा और हाफ जो प्रोडक्शन है वह उसे कोल्ड स्टोरेज में रख देगा। और जब मार्केट में पोटैटोज के प्राइस जो है वो राइज होंगे तो उस समय वह पोटैटोज को जो है वो सेल कर देगा। इससे क्या होगा कि अरुण का प्रॉफिट बढ़ेगा। अरुण ने अपनी हाफ क्रॉप को बेचकर जो है वह बैंक का लोन भी रीपे कर दिया, और जो हाफ क्रॉप जिसकी उसके पास कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट थी उस रिसिप्ट का उसने यूज किया एज ए कोलेट्रल। वह बैंक के पास गया और बैंक को उसने वह रिसिप्ट दी कि आप मेरी ये रिसिप्ट ले लीजिए, इसके बदले में मुझे एक फ्रेश लोन और दे दीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि अरुण ने रिसिप्ट का केवल जो रसीद मिलती है कोल्ड स्टोरेज की रसीद को बैंक के पास एज ए कोलेट्रल रख दिया और बैंक से एक फ्रेश लोन और ले लिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि बैंक ने पहली बात तो ये कि 8.5% पर एनम पर जो है अरुण को लोन प्रोवाइड करा, जबकि पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि मनी लेंडर जो श्यामल से जो है 60% पर एनम पे लोन दे रहा था और ट्रेडर जो है 36% पर एनम पे लोन प्रोवाइड कर रहा था, जबकि बैंक ने प्रोवाइड करा 8.5% पर। इसके अलावा मनी लेंडर को जो है वो लोन वापस करना है 1 साल के अंदर या 1 सीजन खत्म होने के बाद, जबकि यहाँ पर अरुण को टाइम ज्यादा मिला। यहाँ पर अरुण को बैंक ने टाइम दिया 3 इयर्स का। ये बात और है कि अरुण ने जो है पहले ही अपना लोन जो है वो रीपे कर दिया। उसके बाद उसने एक फ्रेश लोन और ले लिया और इसके बदले में उसे किसी भी तरीके की लैंड या कुछ भी जो प्रॉमिस नहीं करना पड़ा, बस उसने एज ए कोलेट्रल जो गिरवी जो रखा वो रखी कोल्ड स्टोरेज की रसीद या रिसिप्ट। तो आपने
देखा कि बैंक जो है अपने फार्मर्स को इस तरीके की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है कि वह अपनी क्रॉप को भी जो है एज ए कोलेटरल यूज कर सकते हैं। तो ये था लोन अरेंजमेंट फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रामा का। देखते हैं यह रामा किस तरीके से लोन का अरेंजमेंट करता है। रामा एक एग्रीकल्चरल लेबर है। कौन होता है एग्रीकल्चरल लेबर? एग्रीकल्चरल लेबर उस पर्सन को कहते हैं जिसके पास अपनी कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती है और वह दूसरों की फील्ड में ये खेतों में काम करके अपनी नीड्स को पूरा करता है। रामा को साल में कुछ ही मंथ्स जो है वो वर्क मिलता है और बाकी मंथ जो है वह खाली रहता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि गांव में अक्सर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कुछ मंथ काम मिलता है और कुछ मंथ काम नहीं मिलता है। जो जिस समय पर रामा को काम नहीं मिलता है वह अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अक्सर लोन लेता है। जैसे कि उसकी फैमिली में कोई बीमार हो गया या कोई फैमिली फंक्शन है, तो इस वजह से वह अपने लैंड ऑनर से जो है वो लोन लेता है और लैंड ऑनर जो है इसके बदले में उससे 5% इंटरेस्ट रेट पर उसको लोन प्रोवाइड करता है और इसके बदले में रामा उसके खेतों में काम करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि रामा को दूसरे लोन की ज़रूरत पड़ जाती है और रामा को पहला लोन रिपे करे बिना भी जो है लैंड ऑनर 5,000 का और लोन प्रोवाइड कर देता है, फ्रेश लोन। कई बार जो लैंड ऑनर जो है वो रामा के साथ मिसबिहेव भी करता है, लेकिन फिर भी रामा जो है उसके यहाँ काम करता रहता है। क्यों करता रहता है? वह इसलिए करता रहता है क्योंकि यहाँ पर लैंड ऑनर से उसको इजीली जो है लोन मिल जाता है। एक लोन रीपेड करे बिना भी वह उसे दूसरा लोन भी दे देता है और बदले में उसे किसी भी तरीके का कोलेटरल की डिमांड नहीं करता है। तो इसी वजह से जो है रामा उसके यहाँ काम करता रहता है। तो इस तरीके से हमने रामा के एग्जाम्पल से देखा कि रामा जैसे बहुत से विलेज में पीपल होते हैं जो अपने एम्प्लॉयर या लैंड ऑनर से अपने लोन का अरेंजमेंट करते हैं। इन सबके अलावा एक और ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ लोन है जिससे विलेज में लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जो हैं वह लो इंटरेस्ट रेट पर रूरल पीपल को लोन प्रोवाइड करती हैं। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मेंबर होते हैं वह विलेजर्स ही होते हैं और यह विलेजर्स जो हैं अपनी छोटी बड़ी जो सेविंग होती है उसको सेव करके वह डिपॉजिट करते हैं कोऑपरेटिव्स में। इस तरीके की जो कोऑपरेटिव होती हैं वह फार्मर कोऑपरेटिव भी हो सकती हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव भी हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स भी हो सकती हैं। फार्मर कोऑपरेटिव्स में ज़्यादातर जो मेंबर होते हैं वह फार्मर्स होते हैं और अगर वीवर्स की कोऑपरेटिव है तो ज़्यादातर जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे? वीवर्स ही होंगे। और अगर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की कोऑपरेटिव है तो उसके मोस्टली मेंबर जो होंगे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स ही होते हैं। और अगर हम बात करें सोनपुर की, तो सोनपुर में जो कोऑपरेटिव है उस कोऑपरेटिव का नाम है कृषक कोऑपरेटिव। कृषक कोऑपरेटिव जो है वह सोनपुर के विलेजर्स को जो है वह लोन प्रोवाइड करती है। इस कृषक कोऑपरेटिव में 2300 फार्मर जो हैं इसके मेंबर्स हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इस सोसाइटी में 2300 फार्मर जो हैं अपनी छोटी बड़ी सेविंग जो है वह करते हैं, अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं। तो आप सोचिए कि किसी सोसाइटी में अगर 2300 पीपल जो हैं अपनी स्मॉल सेविंग भी अगर करेंगे तो कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। अब ये कृषक कोऑपरेटिव क्या करता है? यह अपने इस डिपॉजिट को जो है वो एज ए कोलेटरल यूज करता है। वह बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि ये मेरी डिपॉजिट है, इसको आप एज ए कोलेटरल रख लीजिए और इसके बदले में मुझे आप क्या दे दीजिए? लोन दे दीजिए। अब बैंक को यह श्योरिटी होती है कि क्योंकि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2300 मेंबर जो हैं वह है और उसका जो लोन है वह रीपे इजीली हो जाएगा
और वह उसे एज ए कोलेट्रल उनके डिपॉजिट को रख लेती है और बदले में एक बिग अमाउंट जो है वो लोन प्रोवाइड कर देती है कोऑपरेटिव के नाम। यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि बैंक जो लोन दे रही है वह कोऑपरेटिव के किसी मेंबर को नहीं दे रही है, वह लोन प्रोवाइड कर रही है कृषक कोऑपरेटिव को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन प्रोवाइड कर रही है, उसके मेंबर्स को नहीं। तो इस तरीके से कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन मिल गया। अब वह लोन को जो है वह अपने सोसाइटी के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनको प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2300 मेंबर्स हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो क्या होता है, यह मेंबर जो हैं वह लोन लेते हैं। किन चीज़ों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनपुट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या कोई मशीनरी के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर ट्रेडिंग के लिए फिशरी लोन प्रोवाइड करती है। अगर किसी को अपना घर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए भी वह ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है लोन प्रोवाइड करती है। इस तरह से अगर किसी के घर में मैरिज है या कोई फैमिली फंक्शन है या कोई बीमार हो गया है तो उन सब चीज़ों के लिए भी जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपने मेंबर्स को जो है लोन प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि विलेज में बैंक के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं जो अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कराती हैं, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर। और सोनपुर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम है कृषक कोऑपरेटिव और यह अपने मेंबर्स को इजीली लोन प्रोवाइड कराती है। आपके एग्जाम में कभी कभी केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। जैसे कि फर्स्ट इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। मतलब कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो स्वैच्छिक होती हैं, मतलब इसको बनाने के लिए किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का या किसी का प्रेशर नहीं होता है। कुछ लोग आपस में मिलकर अपनी इच्छा से जो है एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर्स कोऑपरेटिव या इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स। तो इस तरीके की एक एसोसिएशन बनाते हैं। इसमें आपने मेंबरशिप लेनी है या नहीं लेनी है यह भी वॉलंटरी होता है, मतलब स्वैच्छिक होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि गांव के सभी फार्मर जो हैं वो इसकी मेंबरशिप लें, यह भी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। आपकी इच्छा है तो आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। सेकंड जो है इसकी मेंबरशिप भी वॉलंटरी होती है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है। थर्ड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन फीचर यह है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबरशिप मिलती है वह सबके लिए होती है, चाहे वह किसी भी रिलीजन का हो, जेंडर कुछ भी हो, किसी भी कास्ट का हो, वह कभी भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है और कभी भी वह छोड़ सकता है। नेक्स्ट जो फीचर होता है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वह यह है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर कोई मेंबर मान लीजिए एग्जिट कर जाता है या छोड़ देता है तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मेंबर ज़्यादा होते हैं और उन बहुत ज़्यादा मेंबर्स में से अगर 2-4 चले भी जाते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट जो है वह कोऑपरेटिव सोसाइटी पर नहीं पड़ता है। लास्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का वह होता है म्यूचुअल हेल्प और वेलफेयर। मतलब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प करना, उनकी भलाई करना जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, और इसका एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा, वो था सोनपुर विलेज की कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि किसी भी विलेज में जो लोग होते हैं या विलेजर्स होते हैं वह किस तरीके से डिफरेंट सोर्सेस से अपना मनी का या क्रेडिट का या लोन का अरेंजमेंट करते हैं। जैसा कि हमने डिफरेंट एग्जाम्पल से पढ़ा कि मनी लेंडर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, बैंक हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं या फिर लैंड ऑनर भी हो सकता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड
आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। थैंक यू सो मच।